आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बीए अंतिम वर्ष के राजस्थान के इतिहास पेपर में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, 1857 के इसको विद्रोह भी कहा जाता है, 1857 का गदर भी कहा गया है, कई इसके उपनाम है। लेकिन 1857 की क्रांति भारत में हुई, ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक भारतीय जनमानस की बहुत बड़ी बड़े मात्रा में, और विशेष करके उत्तर भारत में तो इतना बड़ा जबरदस्त विद्रोह था कि इसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। अब 1857 की क्रांति का जब अध्ययन करेंगे तो कहते हैं कि उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसे विभिन्न मतों से विभिन्न मत देने की कोशिश की है। कुछ लोग इसे मात्र सैनिक क्रांति कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये एक सोची समझी हिंदू मुस्लिम चाल थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसके बारे में कहा जाता है तो ये 1857 की क्रांति को एक बड़े इतिहासकार हुए वी.डी. सावरकर, इन्होंने इसे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आर.सी. मजूमदार ने इसे सैनिक क्रांति कहा है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हैं, लेकिन सब मतों के आधार पर एक चीज़ तो तय थी कि भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है, और उसके आधार पर भारत में आगे जाकर के कई राजनीतिक संस्थाएं जन्म लेना शुरू करेगी। खुद अंग्रेज भी मानते हैं कि ऐसी क्रांति हुई है जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया। इससे पहले भारत में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, यानी भारत खुद अंग्रेजी शासन ने भारत को एक ठेके पर दे रखा था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रूल कर रही है। जब कंपनी रूल कर रही है तो इसका मतलब कंपनी अपने हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से काम करती है, और जब वो प्रॉफिट के हिसाब से काम करती है तो उसने प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश की, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है कंपनियां, तो उन्होंने भारत पर ज्यादती, अत्याचार वगैरह करने शुरू कर दिए। अब अगर विशेष रूप से देखा जाए तो 1757 में एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजी सत्ता जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक प्रकार से व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन अब ये सत्ता में आ गए थे 1757 में। यानी इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और बंगाल भारत की वो जमीन थी, वो भूभाग था जो कहते हैं कि सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वाली जमीन थी। अब जिस आय के स्रोत को, जिस धन, जहां से सबसे ज्यादा भारत की आर्थिक व्यवस्था जिस पर डिपेंड करती है, वही क्षेत्र उनके हाथ में लग गया है, तो कहते हैं यहां से इनका लालच बढ़ जाता है और ये धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यानी इस प्रकार देखा जाए तो 1757 से उनका रूल शुरू हो रहा है, और 1857 आते आते भारत में अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए। और इन 100 वर्षों में देखा जाए तो इन्होंने भारतीय लोगों पर खूब अत्याचार किए, हर प्रकार से भेदभाव भी किया इन्होंने। तो कहते हैं इन अत्याचारों से 100 वर्षों का जो परिणाम था, वो सब परिणाम है वो 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। अब 1857 की जो क्रांति है उसके पीछे कारण क्या थे? वैसे तो कारण कई सारे थे, लेकिन 1857 के पीछे जो कारण थे उन मुख्य कारणों को अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कारण पढ़ते हैं। अगर पहला कारण पढ़े तो वही भाग पढ़ेंगे, जैसे राजनीतिक कारण, सेकंड में सामाजिक कारण, अगर थर्ड देखे तो धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कारण था तात्कालिक कारण। यानी तत्कालीन ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति ने 1857 की क्रांति को अचानक पैदा कर दिया। तो एक एक करके अपन 1857 की क्रांति को समझते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक कारण।
अब देखो, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उस समय भारत के जितने भी रजवाड़े थे, देसी राजा महाराजा थे, वो अगर 1857 से पहले ही 1798 के आसपास भारत में एक गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली। उस लॉर्ड वेलेस्ली एक नीति लेकर के आए थे हिंदुस्तान में, और उस नीति का नाम था सहायक संधि। अब वेलेस्ली जो सहायक संधि लेकर के आया है, उसके तहत ये था सहायक संधि में कि जो देशी राजे रजवाड़े हैं, जो अंग्रेजों से संधि कर लेंगे, संधि पत्र पे साइन कर लेंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह से अंग्रेजों की रहेगी। अब जब उनकी सुरक्षा की गारंटी दी गई है, तो उसके बदले में ये था कि जो अंग्रेजी फौज रहेगी, उसका खर्चा है, वो खर्चा जो रजवाड़ा उससे साइन कर रहा है सहायक संधि पे, उस राजा को उसका खर्चा उठाना है। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी, मतलब एक प्रकार से देखें तो कूटनीतिक चाल चली है यहाँ पर, यानी उनकी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, खुद की फौज तैयार हो रही है, और फौज का खर्चा भी नहीं देना पड़ रहा, और फौज का खर्चा उन्होंने जैसी राजाओं पर थोप दिया। और एक प्रकार से देखिए, राजाओं ने संधियां तो जल्दबाजी में कर ली। सबसे पहले 1798 में इस संधि पर साइन करने वाले अगर थे तो वो थे हैदराबाद के निजाम, यानी हैदराबाद इस संधि पर साइन करने वाला पहला देशी राज्य था। अब हैदराबाद ने साइन भी कर लिए 1798, और इस प्रकार कई राजाओं ने किए जिनको अपने दुश्मनों से ज्यादा खतरा था, उन्होंने इस संधि पर साइन कर लिए। लेकिन इसकी दूरगामी परिणाम नहीं देखेंगे क्या होंगे, और इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सहायक संधि हुई, अब अंग्रेजी अधिकारी उस देशी राज्य में बैठ गया। अब जो अंग्रेजी अधिकारी है, आप खुद समझो, जिसकी सिक्योरिटी, जिसकी सुरक्षा ही अंग्रेजों के हाथ में है, अब वो अंग्रेज अधिकारी ही ज्यादा प्रभावशाली होगा, न कि राजा। और अब जो अंग्रेज अधिकारी वहां बैठता है, वो धीरे धीरे उसकी जो व्यक्तिगत नीतियां हैं, देशी आंतरिक जो रणनीति है, उस आंतरिक रणनीति में भी दखलंदाजी करने लग गया। इससे वही देशी राजा है, वो धीरे धीरे उनसे नाराज हो गए, और ये नाराजगी का कारण भी एक राजनीतिक कारण में शामिल माना जाता है। अब देखो, वैसे राजस्थान में भी देशी रजवाड़ों से संधियां हुई है। अब संधियां हुई तो उनसे भी परेशान लोग थे, तभी तो ये राजनीतिक कारण में आया। लेकिन चूंकि भारत के संदर्भ में भी अगर 1857 की क्रांति के कारण पड़ेंगे तो ये कि यही है, और राजस्थान के संदर्भ में पड़े तो मूल रूप से कारण यही जिम्मेदार माने जाएंगे। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में एक गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने क्या कर दिया, भारत में एक नई प्रथा लेके आए और एक कानून बना दिया इन्होंने, गोद निषेध प्रथा। इसी के हिसाब से समझे तो इसे वयपगत हड़प का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी एक प्रकार से किसी भी राज्य को पूर्ण रूप से हड़पने का फॉर्मूला तैयार करके आए थे। अब इन्होंने क्या समझा कि हिंदुस्तान में उस समय सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा प्रथा चल रही थी, और वो प्रथा थी कि जिस दंपति के या जिस राजा के कोई संतान नहीं है, अगर संतानहीन मर जाता है या संतानहीन है, तो वो अपने जीवित रहते हैं या मृत्यु के बाद किसी को गोद ले सकते हैं उसके परिवार वाले। अब जब गोद लेंगे तो हिंदुस्तान में ये प्रथा शुरू से चली आ रही थी कि जो संतानहीन है वो किसी को गोद ले सकते हैं। अब गोद लेगा तो जो गोद लेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ये नियम लेकर के आए कि अब हिंदुस्तान में गोद निषेध प्रथा कर दी जाए, यानी गोद लेने का अधिकार है उसे रोक दिया जाए। और इस प्रकार क्या होगा कि अगर कोई संतानहीन राज्य है, राजा है, अगर वो मर जाएगा तो जब गोद नहीं ले सकते तो इसका मतलब उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य का, और उत्तराधिकारी नहीं है तो इस उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण इस राज्य को डायरेक्टली लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी शासन में मिला लेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया वयस्कर हड़प सिद्धांत, यानी ये हड़पने की एक नीति तैयार कर रखी थी। इससे भी हिंदुस्तान के जनमानस में इनके प्रति विरोध की भावना आई, यानी भारतीय समाज पूर्ण रूप से इसके विरोध में आ गया, तो ये सामाजिक कारण में आ गया। इसके अलावा है धार्मिक कारण। उस समय क्या था, हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरियों का बोलबाला था। अब ये ईसाई मिशनरियां क्या करती थी, जितने भी हिंदू या मुस्लिम हैं उनके पीछे क्या जो गरीब होते थे उनको धन दे करके, आर्थिक रूप से सहायता दे करके उनको धीरे धीरे ईसाईकरण उनका करने लग गई थी। इसलिए कहते हैं हिंदू जो जनमानस था वो भी इनके खिलाफ हो गया। तो ये कारण आ गया धार्मिक कारणों में। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में तो अपन ने पढ़ा ही है, दादा भाई नौरोजी ने भी एक सिद्धांत दिया था, धन का निष्कासन। अब देखो, अगर धन के निष्कासन में देखें तो एक प्रकार से देखें तो आर्थिक कारण में भारत दोहरे रूप में प्रताड़ित हुआ है। अब भारत में क्या था, भारत से धन भी जा रहा है और कच्चा माल भी जा रहा है।
अब कच्चे माल को भारत से यूरोप भेजा जाता था, अब लंदन की फैक्ट्रियों में वो मैनचेस्टर वगैरह वहां तैयार होकर के आता, वही वापस भारत में बेचा जाता था दुगुनी कीमतों तिगुनी कीमतों पर। तो यानी कच्चे माल व धन यानी रुपया नकद दोनों रूप से भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो कहते हैं धन का ये दोहरा निष्कासन हो रहा था, वस्तु के रूप में, कच्चे माल के रूप में और नकद के रूप में। तो ये आर्थिक कारण यानी इससे भारत की स्थितियां खराब हो गई। अब अंग्रेज जब भारत में रूल कर रहे थे तो एक चीज इन्होंने और तय की थी, भारतीयों को वही वस्तुएं खरीदने का अधिकार था जो अंग्रेजी राज्य अलाउ करता था। दूसरी कंपनियों से भारत कोई भी चीज खरीद नहीं सकता था, कोई व्यापार नहीं कर सकता था, किसी परिवहन के साधन उनके इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और ये आर्थिक कारणों में आता है। फिर है सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या था कि भारतीय जो सैनिक होते थे, अब उन सैनिकों को कभी पदोन्नति नहीं मिलती थी, उनका कभी वेतन नहीं बढ़ता था। जबकि अंग्रेजी सैनिक कोई आता तो कहते हैं कि समय 1-2 वर्ष के अंदर ही वो पदोन्नति पा जाता था। तो भारतीय सैनिकों में थोड़ा सा विरोध सा था। अब दूसरी चीज, भारतीय सैनिकों को ज्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा ऐसी जगह रखा जाता था। दूसरा, अंग्रेजी सैनिकों में और भारतीय सैनिकों में भेदभाव भी किया जाता था। इस कारण सैनिक लोग भी नाराज थे। तो ये सैन्य कारण में आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट है तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण क्या था, इसको समझने की कोशिश करना। तात्कालिक कारण में क्या था कि भारत में इस समय एक बंदूक का प्रयोग हो रहा था जिसका नाम था ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस नाम की राइफल का प्रयोग कई वर्षों से चल रहा था हिंदुस्तान में। लेकिन अब क्या है कि परिवर्तन का दौर था। लोग क्या करते हैं कि हर बार कोई पुरानी चीज होती है उसकी जगह नई चीज इन्वेंशन होता है तो नई चीज लेके आते हैं। इसी समय भारत में ब्राउन बेस का प्रयोग हो रहा था 1857 की क्रांति के समय। लेकिन इसका इस्तेमाल रोक करके भारत में एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल में क्या था, इसमें जो कारतूस लगते थे उस कारतूस को चिकना बनाने के लिए उसके ऊपर चर्बी का प्रयोग किया गया था। और जो चर्बी थी वो चर्बी गाय व सूअर की चर्बी प्रयोग में ली जाती थी। और जो कारतूस होता था उसको अंदर रखने के लिए उसकी टोपी को तोड़ा जाता था। जब उसकी कैप को हटाया जाता वो मुंह से तोड़ा जाता था। तो कहते हैं कि गाय और सूअर की चर्बी को मुंह से लगाना हिंदू और मुस्लिमों ने अपने धर्म के विरुद्ध समझ लिया। और इससे उन्होंने क्या मान लिया कि इससे ईसाई हमें अपने ईसाईकरण में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारा धर्म पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या कर दिया उन्होंने, इसका विरोध कर दिया। अब ये विरोध हुआ कहां से? विरोध की घटनाएं तो फरवरी 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन एक बड़ी घटना घटित हुई और वो घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को। स्थान था बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल में आई हुई है। यहां एक उत्तर प्रदेश का आदमी पोस्टिंग में था क्रांतिकारी के रूप में और उसका नाम था मंगल पांडे। मूल रूप से यूपी का था। अब ये मंगल पांडे था, उसके पास भी जब ये बैरकपुर छावनी में भी समाचार आया कि भारतीय लोगों को एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किए जा रहे हैं वो गाय व सूअर की चर्बी लगे हुए हैं, तो कहते हैं इन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब इस विरोध हुआ तब कहते हैं कि एक दिन सुबह सुबह इनकी परेड हो रही थी, तब 2 अंग्रेज अधिकारी आए, ह्यूसेन व बोगे, जिसको बागे भी कहा जाता है, बोगे कई जगह लिखा हुआ है। अब ये ह्यूसेन और बाकी जो अधिकारी थे इन्होंने भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए कह दिया गया। लेकिन जो मंगल पांडे था उस मंगल पांडे ने मना कर दिया कि वो एनफील्ड राइफल में इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तब ह्यूसेन और बागे ने कहा कि अगर नहीं होगा तो इसकी सजा होगी। तब मंगल पांडे ने क्या कर दिया कि इसके आदेश को, ह्यूसेन और बागे को आदेश को मानने के लिए जब उनको जबरदस्त प्रेशर दिया गया तो उसने एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। और किया भी क्या, उन्होंने ह्यूसेन और बागे पर गोली दाग दी और गोली दागने के फलस्वरूप ह्यूसेन और बागे मारे गए और तुरंत मंगल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया और इनको फांसी की सजा सुना दी गई। अब जैसे ही मंगल पांडे को फांसी की सजा होती है, ये भारत में घटना आग की तरह फैल गई। हर जगह ये चीजें हो गई कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है। ये घटना सबसे पहले कहते हैं इसके बाद सीधे लखनऊ तक पहुंची थी।
लेकिन लखनऊ में इतनी घटनाक्रम हुआ नहीं, लेकिन घटनाक्रम एक दूसरी जगह हो गया और वो था मेरठ। यानी 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह भारत की 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ध्यान रखना, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग का जो विरोध हुआ वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ, जबकि भारतीय क्रांति का प्रारंभिक दिन, जो शुरुआती दिन है, वो 10 मई 1857 है और ये मेरठ से शुरू हुई थी। ये चीज याद रखनी। वैसे इसका पूरा अध्ययन अपन मेरठ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें अपन भारत की 1857 की जो क्रांति थी उसमें पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत हो गई है तो ये सब कारण थे और यहाँ से शुरुआत हुई है। अब अपन राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ है उसका उल्लेख करेंगे, क्योंकि अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, तो इस प्रारंभ होने के पीछे मेन कारण राजस्थान में क्या रहा, तो कहते हैं कि राजस्थान में हलचल अगर हुई तो वो अजमेर से हुई। अजमेर वैसे अंग्रेजों का राजस्थान में प्रशासनिक मुख्यालय था। अब प्रशासनिक मुख्यालय होने के नाते अजमेर में सब हलचलें हो रही है, तो अजमेर प्रशासनिक केंद्र भी था उनका। अब अजमेर में हो रही है तो अजमेर से 10 मील दूर एक स्थान था नसीराबाद। अब हुआ क्या कि अजमेर में कुछ जो भारतीय क्रांतिकारी थे, सैनिक थे, उन सैनिकों का ट्रांसफर नसीराबाद कर दिया गया। अब जब नसीराबाद किया गया, तब नसीराबाद जो सैनिक गए, भारतीय लोग, कहते हैं उनके मन में एक चीज आ गई कि भाई अंग्रेज हमें अजमेर से हटाना चाहते हैं, कि ये चाहते हैं कि भाई शायद ये क्रांति हो रही है तो ये लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे। तब कहते हैं कि इन लोगों में विरोधाभास की स्थिति हो गई, तो ये लोग विरोध में आ गए। तब इन्हीं लोगों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब और कहां से हुआ है, तो नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ है। कब हुआ है? 28 मई 1857 को। अब ये प्रारंभ हुआ यहां से, लेकिन ये नसीराबाद के सैनिक यहां से जैसे ही क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया, वो सीधे दिल्ली की तरफ चले गए। अगर ये घटना अगर वो दिल्ली की तरफ न जाकर के नसीराबाद से सीधे अजमेर की तरफ आ जाते, तो अजमेर में अंग्रेजों का सब गोला बारूद पड़ा था, अगर ये इनके हाथ लग जाता तो क्रांति का कोई दूसरा ही स्वरूप होता। लेकिन ये चले गए क्योंकि नेतृत्व की भी कमी थी, क्योंकि अपन इसके परिणामों में पढ़ेंगे तो ये नेतृत्व की कमी सबसे बड़ा कारण रह गया इनका। अब अजमेर में जब ये हो गई, तो इससे पहले अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। अब जो 6 सैनिक छावनियां थी वो थी कौन सी? पहली तो नसीराबाद ही पढ़ लेते हैं। सेकंड, अजमेर जिले में एक और थी, ब्यावर। अगर तीसरा देखें तो नीमच। चौथा देवली। पांचवा उदयपुर में एक तहसील है खेरवाड़ा। और छठी थी मारवाड़ में एरिनपुरा। यानी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अगर सैनिक छावनियों का पूछा जाए तो 6 सैनिक छावनियां थी, और 6 सैनिक छावनियों का क्रमशः ये उल्लेख है: नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा और एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली जिले में ज्वाईबांध के आसपास का क्षेत्र था, खेरवाड़ा उदयपुर में, लेकिन नसीराबाद और ब्यावर दोनों अजमेर जिले में है। अब प्रारंभ तो यहां से हो गया नसीराबाद से, लेकिन कहते हैं ये जब प्रारंभ हुआ उस समय, जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उस समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? एजीजी से तात्पर्य है एजेंट टू गवर्नर जनरल, और वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हैं वो राजस्थान के एजीजी थे। इनको अगर एक प्रकार से देखा जाए तो मई में ही इस बात का आभास हो गया था, जब 10 मई को घटना हुई मेरठ में, तब इनको आदेश दे दिए गए। तो उन्होंने समस्त रजवाड़ों को कहा था कि आप अपने यहाँ शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कर ले ताकि यहाँ विद्रोह की स्थिति पैदा नहीं हो। और इसी सिलसिले में अजमेर से जो कुछ सैनिक थे वो हटाया करके नसीराबाद लाए थे और वही उसका कारण बन गए थे। तो उस समय एजीजी पूछा जाए तो राजस्थान के जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और भारत के गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए क्रांति के समय कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल वो पूरे भारत को हेड कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। उसके नीचे हर स्टेट्स में मतलब क्षेत्र वाइज एक एजीजी बिठाया गया था। एजीजी के नीचे एक होते थे पीए, यानी शॉर्ट नाम पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। एक प्रकार से पीए समझ लो, ये पॉलिटिकल एजेंट थे। ये हर देशी रजवाड़े में बिठा दिए गए। जिन जिन्होंने संधि कर रखी थी अंग्रेजों से, साइड संधि पे साइन थे, वहां पे एक पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखा था। अब भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब कैनिंग के अंडर में एजीजी थे। अब राजस्थान का पूरा काम राजपूताने का एजीजी देख रहे थे। हर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे। मैं एक एक करके जिस जिस रियासत में विद्रोह हुआ वहां का जब अध्ययन करेंगे तब उसके पॉलिटिकल एजेंट को साथ में पढ़ते जाएंगे। अब ऐसी स्थितियों में जब ये सब विद्रोह की स्थितियां थी, नसीराबाद से शुरुआत भी हो गई, तो कहते हैं राजस्थान में सबसे जो विभत्स रूप पैदा हुआ वो हुआ मारवाड़ में आउवा स्थान है, आउवा में, और दूसरा कोटा। दो जगह बहुत भयंकर रूप से क्रांतिकारी ने संघर्ष किया है। और कहते हैं या तो अंग्रेजों को दांतों तले छने दबा दे दिए गए थे, यानी ये बहुत जबरदस्त क्रांतियां थी, एक आउवा की और एक कोटा की। पहले अपन आउवा को पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे कोटा को। एक बार आप उसको वापस नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आउवा। अब आउवा में इतना भयंकर विद्रोह हुआ, इतनी जबरदस्त क्रांति हुई, इसके पीछे रीजंस क्या था? और सबसे बड़ा रीजंस था, पहले भी पढ़ा है, इसके अपन परिणामों में भी पढ़ेंगे कि भारत में क्रांति असफल होने का सबसे बड़ा कारण ही था कि उचित नेतृत्व नहीं मिला। लेकिन आउवा में क्रांतिकारियों को नेतृत्व मिला, और मिला तो कहते हैं कि यहाँ जबरदस्त मुठभेड़ हुई और दोनों मुठभेड़ों में अंग्रेजों को परास्त होना पड़ा। अब देखते हैं वो चीज थी क्या। आउवा है उस समय जिस राज्य के अंतर्गत आता था वो जोधपुर था, यानी मारवाड़। इस समय जो जोधपुर के राजा थे वो थे तखत सिंह। अब क्या हुआ कि जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह, उनकी मृत्यु हो गई, वो संतान ही नहीं मर गए। तब कहते हैं कि नए राजा जो तखत सिंह बने वो उस समय गुजरात से आए थे। तो कहते हैं अपने साथ जो प्रशासनिक अमला लेके आए थे गुजरात के लीडर से, और वो तो सबको उनको पोस्टिंग देना शुरू कर दिया, यानी बड़े बड़े पदों पर मारवाड़ में उनको बिठा दिया गया। अब जब उनको बिठाया तो यहाँ के जो सामंत थे वो नाराज हुए। दूसरा, उनसे रेक और नजराना नाम के कर लिए जाने लगे। तब वो जो देशी सामंत थे वो तखत सिंह से नाराज थे और उनसे बदले की भावना रखते थे। अब यही अवसर था, जैसे आसो, आउवा। अब आउवा के जो उस समय ठाकुर थे वो थे कुशाल सिंह चंपावत। अब कुशाल सिंह चंपावत थे, वो भी उनसे नाराज चल रहे थे। लेकिन उसी समय घटना घटित हो गई कि राजस्थान में एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। ये अगस्त महीने की बात है। अब माउंट आबू में क्या हुआ, भारतीय सैनिक जब वहां ऊपर, भारतीय सैनिकों को नीचे एरिनपुरा जयबान के पास स्थान है वहां रखा जाता था, लेकिन माउंट आबू में अंग्रेजी सैनिक रहते थे और वहां चले गए। और वहां कहते हैं उनके मत भेदभाव के कारण वहां भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह करके जब वापिस वहां उनकी बात नहीं मानी गई तो वो नीचे आ गए, और नीचे आकर के वो एरिनपुरा सामनी में आए। और एरिनपुरा जो छावनी है उसमें विद्रोह कर दिया।
एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है कई बार पूछा गया है, 3 व्यक्ति थे, तिलकराम, दफेदार मोती खान इनके नाम विशेष करके आपको याद रखना है। एक तिलकराम थे, एक दफेदार मोती खान थे। इन दोनों के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हो गया। अब ये वहां से विद्रोह हुआ तो देखो उस समय एक नजारा सा बन गया था, सबके एक ही चीज उद्देश्य थी कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, जो मेरठ से शुरुआत आगाज हुआ था। अब इनके मन में भी यही आया। अब अगर राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो ये राजस्थान का जैसे मैप्स है, अब यहां देखे तो माउंट आबू है, यहां से सैनिक आए एरिनपुरा, यहां अजमेर है और यहां दिल्ली है। अब इन सबका इशारा दिल्ली की तरफ ही है। अब ये माउंट आबू से आ गए सैनिक एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया। अब एरिनपुरा में विद्रोह करने के बाद ये अजमेर की तरफ बढ़े, लेकिन अजमेर की तरफ बढ़ने से पहले पाली जिला आएगा और पाली पहुंचने से पहले ही एक स्थान था जिसका नाम है आहुआ। अब ये आहुआ गए और शाम हुई और आहुआ में इन्होंने मतलब रात का जो विश्राम है वो रात्रि विश्राम आहुआ में किया। और ये जब बात पता चली कुशाल सिंह चंपावत को कि वहां से क्रांतिकारी आहुआ में आए हुए हैं, तो कहते हैं वो भी गए और एक मंदिर में उनको रात्रि विश्राम करवाया गया और उनको पूछा कि जा किस लिए रहे, तो उनका विरोध अंग्रेजों के प्रति ही था। तब कुशाल सिंह चंपावत ने समझाया कि अब आप दिल्ली जाओगे, आखिर में विरोध तो अंग्रेजों का ही करना है, तो अंग्रेज तो अपने यहाँ भी बैठे हैं। और कहां बैठे हैं? जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर ने भी साइक संधि पर साइन कर रखे थे। और उस समय जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था यानी पीए, वो था मॉकमेशन। अब जो मॉकमेशन है पॉलिटिकल एजेंट, उस मॉकमेशन के हाथ में ही यहाँ की लगभग पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, चाइना पूरी उसी के अंडर में थी। अब क्या हुआ कि तखत सिंह से वैसे कुशाल सिंह चंपावत नाराज थे। अब कुशाल सिंह चंपावत तखत सिंह से नाराज है तो तखत सिंह भी उसका बदला लेना चाहते हैं कि क्रांतिकारियों को शरण दे दी गई। अब जब पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेशन भी इसका विरोधी है क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि इनको शरण दी जाए, तो कहते हैं कि यहां से जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने एक विशाल फौज भेजी और वो फौज आई आहुआ गांव, यानी जोधपुर से रवाना होते हैं उससे पहले एक गांव आता है पिथौड़ा, यानी आहुआ के पास ही एक स्थान है बिथोड़ा। अब बिथोड़ा गांव में तखत सिंह ने एक सेना भेजी अनार सिंह के नेतृत्व में। लेकिन देखो अंग्रेज होते हैं वो उस समय संकालु प्रवृत्ति के थे, उनको विश्वास नहीं था भारतीयों पर। हो सकता है उनको लगा कि भाई हो सकते हैं तखत सिंह और कुशाल सिंह दोनों भारतीय है, राजपूत है, हो सकता है ये मित्रता कर ले, आगे जाकर के पता नहीं इनका क्या भरोसा। लेकिन वैसे ये एक दूसरे के विरोधी ही थे। इन्होंने सेना कुशाल सिंह को पराजित करने के लिए ही भेजी थी आहुआ। लेकिन चूंकि ये आदमी था तो मॉकमेशन खुद नहीं आया, लेकिन उसने अपने विश्वस्त अधिकारी हितकोट को इस युद्ध में भेजा। यानी हितकोट बिथोड़ा के युद्ध में साथ था। तो अनार सिंह और हितकोट संयुक्त रूप से, यानी अंग्रेजी और राजकीय सेना जो शाही सेना है मारवाड़ की, वो दोनों बिथोड़ा आई और बिथोड़ा में 8 मई 1857 कुछ जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में अनार सिंह हितकोट की संयुक्त सेना यानी मारवाड़ की जो सेना थी वो पराजित हो गई। और ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम सिद्ध हुआ कि उस समय ऐसी घटना थी, सबसे बड़ी घटना साबित हुई कि उन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। क्योंकि अंग्रेजी सेना भी एक प्रकार से देखे तो हितकोट साथ में था, तो शाही सेना पराजित हो गई और ये बड़े शर्मिंदगी का विषय था मारवाड़ रियासत के लिए। अब क्या हुआ, इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ने लग गया। अब ये और जबरदस्त ढंग से तैयारी करने लगे, क्रांतिकारियों को थोड़ा संबल मिला इससे कि हाँ अंग्रेज कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इस युद्ध में हितकोट को मार दिया गया। ध्यान रखना, बिथोड़ा के युद्ध में हितकोट मारा गया था। अब अनार सिंह की सेना पराजित हो गई। अंग्रेजों के लिए बड़ा एक प्रकार से देखे तो शर्म का विषय था कि उनका एक अधिकारी भी मारा गया। तब ये घटना जब अजमेर पहुंची तो उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब वो पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से रवाना हुआ पाली की तरफ और इधर मारवाड़ जोधपुर से। भाई देखो जब एजीजी आ रहा है पूरे राजस्थान का तो सीधी सी बात है उसका पीए यानी उसके अंडर में जो आदमी है पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेशन,
वो खुद भी उसका साथ देने के लिए आएगा। तो जोधपुर से ये जा रहा है, इधर अजमेर से ये आ रहे हैं। अब ये दोनों यहां आकर के मिल गए। ध्यान रखना, जोधपुर से मॉकमेशन और अजमेर से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दोनों विशाल फौज लेकर के, और साथ में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने भी शाही सेना भेज रखी। तो ये सम्मिलित रूप से यानी मारवाड़ और अजमेर दोनों की सेनाएं यहां आ गई, पाली होकर के आ रही थी आउवा की तरफ। तब वापिस आउवा से और पाली के बीच में इनकी भिड़ंत हुई, और वो भिड़ंत हुई 18 मई 1857 को। और इस युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में भी जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में लड़ा गया था, क्रांतिकारियों ने फिर से इनको पराजित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी कि अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी पराजित हो गया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो जैसे तैसे भाग गया, लेकिन क्रांतिकारियों के हाथ में जाते जाते मॉकमेशन आ गया, और क्रांतिकारियों ने मॉकमेशन का कत्ल कर दिया, और उसका जो सिर है वो सर काट करके आउवा किले के दीवार पे, प्रवेश द्वार पे लटका दिया। और आने जाने वालों को पता लगे कि भाई कोई अंग्रेज भी है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है कि उनसे डरा जाए, तो लोगों के मन से अंग्रेजों का डर दूर करने के लिए उन्होंने ये कर दिया। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए बड़ी शर्म की बात हो गई कि मॉकमेशन की हत्या हो गई। ये चीजें हुई थी। बाद में कहते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ गिरफ्तार भी करवाया गया, इनको कार्रवाई भी हुई, लेकिन इनको बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था बाद में। लेकिन ये घटनाक्रम हुआ तो ये हुआ सब किसके नेतृत्व में? कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। अगर देखा जाए तो इस प्रकार अगर हर जगह सैनिक सामने में या हर क्रांतिकारियों को उचित नेतृत्व मिल जाता, तो इस नेतृत्व से क्या हो जाता कि भारत में ये क्रांति सफल हो जाती। लेकिन उचित नेतृत्व की जरूर कमी रही थी। तो ये घटना हुई है आउवा में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन कोटा की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा स्थान ले रहे हैं हम कोटा। कोटा में क्या था? कोटा की परिस्थितियां भी कुछ इसी प्रकार थी। उस समय कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था मेजर बर्टन। इसके साथ इसका एक डॉक्टर भी रहता था जिसका नाम था सैडलर। इसका पर्सनल निजी डॉक्टर था। अब मेजर बर्टन नियुक्त था पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा में। अब कोटा में उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी। एक तरफ देखा जाए तो ठीक ऊपर देवली, नीचे नीमच, तो कहते हैं इन सब की हलचलें कोटा पर भी असर कर रही थी। कोटा की जनता भी इनके अत्याचारों से परेशान थी। कोटा के महाराव क्या थे? एक दिन इन्हीं के कोटा महाराव के दरबारी जो थे, और उन कोटा महाराव के साथ जो दो दरबारी बैठे थे, उनके नाम थे जयदयाल व मेहराब खान। अब मेहराब खान और जयदयाल है, उन दोनों ने क्या कर दिया, कोटा महाराव को समझाया कि जो हलचलें हो रही है उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमें अपने क्रांतिकारियों का साथ देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कोटा महाराव मुकर गए, और जब मुकर गए तो जयदयाल और मेहराब खान ये दोनों बड़े विश्वस्त पदाधिकारी थे कोटा रियासत के। इन दोनों ने क्या कर दिया, कोटा महाराव को अपदस्थ करके कैद कर लिया, और कैद करके क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर लिया। अब इन कोटा महाराव को छुड़ाने के लिए मेजर बर्टन आगे आएगा। अब मेजर जो बर्टन आगे आया है, कहते जबरदस्त युद्ध हुआ, और इसमें मेजर बर्टन की हार हो गई। मेजर बर्टन को मारा गया और उनको भी कत्ल कर दिया गया। साथ में उनके डॉक्टर, पुत्र और उनके जो विश्वसनीय अधिकारी थे उनको मारा गया। जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में मतलब एक प्रकार से देखे तो इतनी हलचल तेज कर दी कि क्रांतिकारियों को बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला। अब इनको हटाने के लिए कहते हैं कर्नल ईडन भी आया था यहाँ। अब कर्नल ईडन जॉइंटली सेना लेकर के आता, लेकिन कोटा महाराव को छुड़ाने के लिए कई बार पूछा गया कि भारतीय देशी नरेशों ने भी अंग्रेजों का खूब साथ दिया। और उसमें करौली के जो महाराव थे, यानी करौली एक ऐसी रियासत है जिसने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था और कोटा महाराव को छुड़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो कहते हैं कोटा महाराव भी अपदस्थ हो गए थे, लेकिन जयदयाल और मेहराब खान ने जबरदस्त क्रांति की। संयुक्त सेना आई, करौली की सेना भी शामिल थी। तब जाकर के जयदयाल और मेहराब खान को पकड़ा गया और इन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया।
तो कहते हैं कोटा में भी जबरदस्त क्रांति हुई और क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान के हाथ में था। इतनी बड़ी हलचल हुई, मेजर बर्टन भी मारा गया था यहाँ। तो ये कोटा में क्रांति हुई थी। इस प्रकार एक आउवा में और एक कोटा में ये दो जबरदस्त क्रांतियां हुई। इसके अलावा भी राजस्थान में कई स्थान है जहाँ क्रांतियां हुई थी, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। बाकी वाले सब अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।